A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in previous classes we were continuously revised all the chapters in which all the student have some confusion. So in today's videos we are going to start the study what is the money creation or the credit creation which is done by the commercial bank. Okay. देखिए दो चीज होती है. सबसे पहला होता है क्रेडिट क्रिएट करना, नेक्स्ट होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना. क्रेडिट क्रिएशन मीन्स कि देखिए कमर्शियल बैंक्स जो भी होती हैं वो क्या करती हैं, क्रेडिट को क्रिएट करती हैं. कोई भी क्रेडिट या कोई भी फंड मनी वो अपने पॉकेट से तो लाती नहीं है. जो ऑलरेडी इकॉनमी में एग्जिस्ट कर रहा है मनी, वही क्या होता है वो कंटिन्यूसली रोल करता है, सर्कुलर फॉर्म में आता है कि जो हम डिपॉजिट करता है. देखिए दो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का. सबसे पहला वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. हम एज अ कस्टमर हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं. फिर बैंक क्या करता है, उसी रुपीज को वो लोन में कन्वर्ट करके लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है. तो दो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, दैट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन. ठीक है. अब इन प्रोसेस के थ्रू जो भी कमर्शियल बैंक है वो क्या करती है, क्रेडिट को क्रिएट करती है. अगर उसे 1000 मिल रहा है तो उसको किसने में कन्वर्ट करेगी, 10,000 में करेगी, 20,000 में करेगी, 30,000 में करेगी. अगर 2000 मिल रहा है तो कैसे कमर्शियल बैंक का यहाँ पे रोल, ये हम देखते हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक क्या करती है, उस मनी को क्रिएट करती है. उसके पास थोड़ा पैसा होता है बट उसको वो कितने मल्टीपल टाइम्स क्या करती है, उसको वो इंक्रीज करती है. ठीक है. तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन बाय द और द मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस बाय द कमर्शियल बैंक. वही होता है क्रेडिट कंट्रोल का प्रोसेस. क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में, इकोनॉमी सिस्टम में या इकोनॉमिक सिस्टम में या पूरी इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेशन होगा. पहले ये तो क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि क्रेडिट क्रिएट कैसे होगा कमर्शियल बैंक. और आरबीआई क्या बता रहा है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है. वो ये बताता है कि कितना इकोनॉमी में क्रेडिट को हमें कंट्रोल करना है. ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाए, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो जाएगी. या मनी सप्लाई बहुत कम होगी तो क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन होगी. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने का, विच इज डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. दो प्रोसेस हो गया, क्रेडिट को क्रिएट करना और क्रेडिट को कंट्रोल करना. तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. अब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं आपको पता है, SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारे क्या करते हैं, क्रेडिट को क्रिएट करते हैं. अब इसमें सबसे पहला देखिए हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे. इसमें हम दो अजम्पशन लेके चलेंगे. सबसे पहला, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट. ठीक है. अब मैं SBI में सेविंग करूं, देखिए एक हम लोग ये थियरी पढ़ रहे हैं. ठीक है. हर एक का क्या होता है कि रेट अलग होता है, बट द रेट इज जो भी जितना रिजर्व हमें रखना है और कितना हमें रिजर्व रखने के बाद जितना लोन पे देना है, ये सारा रेट कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक करती है. ठीक है. तो ऑल बैंक आर वन यूनिट, मतलब अगर मैं SBI में डिपॉजिट करने जाऊं, PNB में डिपॉजिट करने जाऊं, बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक, जितने में जिस बैंक में मैं डिपॉजिट करने जाऊं एक यूनिट है. ऐसा नहीं है कि SBI अलग है, PNB अलग है या सारे बैंक्स अलग हैं. नेक्स्ट है ऑल ट्रांजेक्शंस आर बैंक्ड. ये बोल दिया गया कि जो सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, परचेजिंग, सेलिंग जो होगी, सब बैंक में ही होगा. हम यहाँ पे और फैक्टर्स को लेकर नहीं आ रहे क्योंकि फिर ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ पे अजम्पशन ले लिए, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड. मतलब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सब बैंक में ही हो रहा है. मतलब हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, फिर वहां से जो हमको लोन ले रहा है, फिर हम उसी में ही क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन हो रहा है. ठीक है. फिर कह रहा है आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स.
ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट जो होता है वो कौन करता है, विच इज हेल्ड बाय द बैंक्स. इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व. कि ये क्या है, इट इज लीगली कंपल्सरी. ये क्या है, लीगली कंपल्सरी है बैंक्स के लिए कि वो क्या करें, कुछ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, कि अपने डिपॉजिट का कुछ फ्रैक्शन में कुछ परसेंटेज वो अपने पास डिपॉजिट एज अ रिजर्व को रखें. अगर किसी की इनकम मतलब कोई बैंक 1000 ले रहा है, तो ये हर एक बैंक का है कि वो उस 1000 का कुछ मिनिमम परसेंटेज वो अपने पास एज अ रिजर्व रखेगा. ठीक है. सो विच इज नोन एज LRR, जिसको क्या बोलते हैं, LRR बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या होता है, बेसिकली होता है आपका कि लीगल रिजर्व रेशियो एंड द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. इसको क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं और द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं, जिसमें आपने दो पढ़ा है, CRR एंड SLR. ठीक है. कैश रिजर्व रेशियो एंड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ठीक है. इसमें क्या कहा, देखिए सबसे पहले फिर से देखिए, ये कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक, कि टोटल डिपॉजिट जो बैंक कर रहा है उसमें ये लीगली कंपल्सरी है हर एक बैंक के लिए कि कुछ मिनिमम परसेंटेज अपने डिपॉजिट का वो एज अ रिजर्व अपने पास रखें, जिसको क्या बोलते हैं, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो और द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. देन दिस रेशियो LRR इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बैंक. ये जो रेशियो होगा, ये 2% होगा, 4% होगा, 8% होगा, कि कोई भी बैंक का, अगर बैंक या 1000 उसका डिपॉजिट मिल रहा है उसको, उस 1000 में उसको वो कितना एज अ रिजर्व रखेगा, 2% रखेगा, 4% रखेगा, 5% रखेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी कि इतना अमाउंट आपको क्या है अपने पास एज अ रिजर्व रखना है. ठीक है. इतना समझ में आ गया कि दो अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं. ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट, सारे बैंक एक यूनिट है, चाहे कोई किसी में भी ट्रांजेक्शन करे वो सेम है, एंड ऑल ट्रांजेक्शंस आर बैंक्ड, और जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे, बैंक में होंगे. फिर अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया प्राइमरी डिपॉजिट और द इनिशियल डिपॉजिट, जिसके साथ ये पूरा मल्टीप्लायर प्रोसेस या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा. यही क्या है, सबसे पहला डिपॉजिट हुआ है, और हमने LRR विच इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ने क्या रखा है, इसको 20% रख दिया, कि आपको क्या है कि 1000 का 20% आपको क्या करना है, एज अ रिजर्व अपने पास रखना है. फिर मनी क्रिएशन, मनी कितना क्रिएट होगा ये हमको जानना है. इसको जानने के लिए हम क्या इसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR. ये 1/LRR क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर होता है. मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कितने मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है. वही चीज है यहाँ पे कि मनी मल्टीप्लायर बताता है कि कितने मल्टीपल टाइम्स वो जो डिपॉजिट है वो क्रिएट होगा. ठीक है. 3 चीज हमने यहाँ पे जाना. हमने ये जाना कि प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ पे कितना हो गया, 1000 हो गया. LRR लीगल रिजर्व रेशियो हमने बता दिया कि जो भी सेंट्रल बैंक ने बताया था 20% हो गया. मनी क्रिएशन यहाँ पे 5000. अब यही 5000 पूरा प्रोसेस है, अब हम समझेंगे क्या है. ठीक है. और मनी क्रिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR. 1/LRR क्या होता है आपका, मनी मल्टीप्लायर होता है. अब इसकी हम लोग वर्किंग देखते हैं. ठीक है. ये फेज ले लिया, ये पूरा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, ये लीगल रिजर्व है जिसको हम लोग LRR बोल रहे हैं, और ये आपका क्या है, लोन्स है. ठीक है. ये आपका क्या है, लोन्स है. पहला बैंक में इनिशियल डिपॉजिट हुआ 1000. ठीक है, 1000 हुआ. अब इसका 1000 का 20% बैंक को क्या करना है, अपने पास रिजर्व करना है. ये कौन बोला है, सेंट्रल बैंक बोला है कि 1000 का 20% उनको अपने पास रिजर्व रखना है.
तो कितना हो गया 200। 200 क्या करेगा बैंक, कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा और उससे लेफ्ट अमाउंट कितना हुआ 800। 800 बैंक क्या करेगा लोन पे दे देगा। कोई भी कस्टमर उसके पास जाता है तो उसको क्या है वो 800 उसको क्या करेगा कि लोन पे दे देगा। अब ये 800 कोई लोन पे दे दिया। अब एक नेक्स्ट जो हमने ये लिया था अजम्पशन दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, सारे ट्रांजेक्शन बैंक में ही होंगे। अब वो जो ये लोन लिया अब वो क्या करे, फिर यही लोन क्या है इनिशियल डिपॉजिट हो गया। क्यों इनिशियल नहीं डिपॉजिट, ये डिपॉजिट हो गया क्योंकि हमने किया कि कोई लोन भी ले रहा है तो फिर वो बैंक में डिपॉजिट करेगा, फिर इसका 20% एज अ रिजर्व बैंक रखेगी और 80% वो लोन पे दे देगा। फिर ये 640 क्या होगा डिपॉजिट होगा, कोई डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट करने के बाद उसका 20% वो अपने पास बैंक रिजर्व रखेगी एंड जो इसका 80% है बैंक लोन पे दे देगी। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इसका फिर आप क्या निकालोगे 20% उतना रिजर्व, फिर लेफ्ट अमाउंट वो क्या कर देगी लोन पे दे देगी। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 1000 आपका 5000 में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब ये आता है कंसेप्ट आता है कि ये हमने 5000 ही क्यों बोला, यहाँ पे मैंने 8000 क्यों नहीं बोल दिया या 10,000 क्यों नहीं बोल दिया। ये इसलिए बोला ड्यू टू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर की वजह से ही ये जो 1000 था इनिशियल डिपॉजिट, ये प्रोसेस, ये जो मनी क्रिएशन है ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक 1000 कन्वर्ट 5000 में नहीं हो जाता। अब ये कैसे आएगा देखिए, मनी क्रिएशन हुआ या मनी मल्टीप्लायर हुआ। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं 1/LRR, तो 1/LRR कितना है 20%, तो ये 100/25 टाइम्स, मतलब ये क्या होगा 5 टाइम्स आपका मनी क्रिएशन होगा ऑफ योर इनिशियल डिपॉजिट। अब मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है PD मतलब प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। तो यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000 इंटू 1/LRR क्या निकाला हमने 5 मीन्स 5000 आ गया। ठीक है, 5000 इसका क्या होगा वो इंक्रीज करेगा। तो ये आपका क्या है मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन विच इज डन बाय द कमर्शियल बैंक। यही क्या करती कमर्शियल बैंक करती है। अब इसमें एक ये लाइन दे रहा है कि हायर द LRR, जितना ज्यादा ये LRR होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। ये आपको अब तो एकदम समझ में आ गया होगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा उतना ज्यादा कम होगा, क्योंकि अगर ये 40% हो गया तो डैट मीन्स 40% यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रिजर्व रख रहे हैं और 60% ही लोन पे दे रहे हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, वही आपका कह रहा है कि जैसे अगर यहाँ पे 50% हो गया तो 1/50% कितना हो गया 100/50। ठीक है, तो 2 टाइम्स। देखिए जैसे ही हमने क्या किया 50% कर दिया वैसे ही आपका मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर 2 टाइम्स हो गया, और जब 20% था तो वो 5 टाइम था। तो हायर द LRR लोअर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। जितना ज्यादा LRR होगा, जितना ज्यादा ये रिजर्व बैंक रखेगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा, और जितना कम आपका क्या होगा LRR होगा उतना हायर आपका क्रेडिट क्रिएशन होगा। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब आपको 2 मेन इसका असम्पशन है, ऑल बैंक आर 1 यूनिट एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, और इसमें आप एक प्राइमरी डिपॉजिट ले लो, एक LRR का % ले लो, फिर मनी क्रिएशन आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, LRR को 50% कर दो या 25% कर दो, उसके हिसाब से ये ऐसे टेबल बना के लास्ट में ये शो कर दो कि इतने टाइम्स क्या होगा आपकी इनकम इंक्रीज होगी या क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन इंक्रीज होगा। And the last line, higher the LRR, lower will be the credit creation. Lower the LRR, higher will be the credit creation. Lower, yes. Higher will be the credit. और जब वो higher होगा तो ये credit creation lower होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनी क्रिएशन।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं गवर्नमेंट बजट पे। ओके चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट आपको पता है क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी कंट्री के जितना भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है जो सारा रिकॉर्ड किया जाता है, कितना रेवेन्यू और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ बजट में हम देखते हैं कि 3 टाइप के बजट होते हैं। सरप्लस बजट होता है, बैलेंस्ड बजट होता है और डेफिसिट बजट होता है। सरप्लस बजट कब होता है, जब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट इज मोर देन एक्सपेंडिचर। जब रिसिप्ट क्या हो जाता है, जब कंट्री की जो रेवेन्यू मिल रहा है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है, वेदर इट इज फ्रॉम द टैक्स और द नॉन टैक्स, कैपिटल रिसिप्ट जो भी हो रहा है बोरोइंग्स के थ्रू, ये सारे क्या हो रहा है, अगर इन सब के थ्रू रिसिप्ट क्या हो जाता है या रेवेन्यू क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड दी सरप्लस बजट। नेक्स्ट है आपका बैलेंस बजट। क्या होता है, बैलेंस बजट होता है जब रिसिप्ट इज इक्वल टू दी एक्सपेंडिचर, कि जितना हमें रेवेन्यू मिला है, जितना हमारा रिसिप्ट हुआ है, उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ है। गवर्नमेंट का क्या है, इसको बैलेंस अपना दिखाना है। हमेशा ये बजट गवर्नमेंट को क्या दिखाना होता है, हमेशा बजट को इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, अब वो भले इक्वल ना हो, बट बैलेंस बजट का मतलब क्या है कि जितना रिसिप्ट हो रहा है उतना ही, जितना रेवेन्यू मिल रहा है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर भी है। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब जस्ट हो गया जब एक्सपेंडिचर इज मोर देन दी रिसिप्ट। जैसे ही कंट्री का एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा हो गया और पैसा आना कम हो गया, मीन्स एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रिसिप्ट क्या हो गया, वो कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सपेंडिचर हो गया है 100 और रिसिप्ट जो उसको रेवेन्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 80 मिल रहा है। और मैंने बोला कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जब भी बजट प्रिपेयर करती है तो वो हमेशा ये शो करती है कि उसका इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। इस कंडीशन पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल शो करने के लिए 100 इक्वल टू 100 शो करने के लिए 80 रुपीज जो हो गया, उसको 80 रुपीज उसको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, बोरोइंग करना पड़ेगा। अब बोरोइंग कैसे कर सकती है, गवर्नमेंट के पास बोरोइंग के ऑप्शंस हैं। क्या हो सकते हैं, या तो वो इंटरनल सोर्स हो सकते हैं या तो वो एक्सटर्नल सोर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले सकती है, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक से। और इंटरनल सोर्स के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप एक टर्म सुने होंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या करती है, RBI को कहती है कि आप क्या करिए, न्यू करेंसीज को इशू करिए, वहां से वो पैसा लेके बैलेंस बजट को क्या करेगी, इक्वल करेगी। क्योंकि कंट्री कभी भी अपने बजट को इम्बैलेंस शो नहीं करती है, कंट्री को अपने बजट को हमेशा बैलेंस शो करना है, भले उसका क्या हो, बैलेंस नहीं हो। अब ये जो 20 रुपीज का डिफरेंस हुआ, अब गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, उसको कहीं ना कहीं से लोन लेगी और इसको अपने बजट को इक्वल शो करेगी। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो भी बजट के क्या क्या इसमें सिंपल से स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बजट, स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ बजट, कि उसमें स्ट्रक्चर कंपोनेंट में क्या क्या है बजट के, पता है आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो भी बजट डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट हुआ, वो क्या होता है, वो 3 टाइप्स का होता है। पहला हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड हो गया फिस्कल डेफिसिट, एंड द थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड हो गया प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है,
बजट डेफिसिट के क्या है, 3 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। वहीं आपका ये हो गया बजट डेफिसिट। वहीं अगर हम गवर्नमेंट के बजट को देखते हैं तो गवर्नमेंट के बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होता है। अब उस रिसिप्ट के 2 टाइप्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दी कैपिटल रिसिप्ट। और इसमें क्या होता है आपको पता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड द डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम लोग इसमें 2 लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट्स क्या हो गए, रिसिप्ट हो गया, इसमें रेवेन्यू हो गया, रिसिप्ट हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया। तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात आती है रेवेन्यू डेफिसिट की, कि व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दी रेवेन्यू रिसिप्ट। कि गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू का रिसिप्ट, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन दी रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब यहां पे हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, यहां पे हम रिसिप्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं 200 है। गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर में मैंने बताया है, टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे आएंगे, और टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों आएंगे। गवर्नमेंट का अगर हम मान लेते हैं कि पूरा टोटल एक्सपेंडिचर 200 है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 100 किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 किया। ठीक है, यहां पे अब देखिए सबसे बड़ी बात, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो मतलब अगर डेफिसिट हो रहा है, विच मीन्स कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो ज्यादा ही होगा। तो हम अगर रेवेन्यू रिसिप्ट को 80 मान लेते हैं, ठीक है 80 मान लेते हैं, अब हमको किसी ना किसी तरीके से इस रिसिप्ट को इसके इक्वल करना है कि नहीं करना है, हमें इसको एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, एक्सपेंडिचर को हमको रिसिप्ट के इक्वल करना ही करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला जब भी बजट प्रिपेयर होगा, जब भी बजट बनेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। अब गवर्नमेंट अपने बजट को इक्वल कैसे दिखाएगी, वो रिसिप्ट को इंक्रीज करने के लिए, रिसिप्ट को इक्वल दिखाने के लिए वो कहीं ना कहीं से लोन लेगी। अगर हम मान लेते हैं ये 80 है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल 60 है, कितना हो गया 140 हो गया, 8 + 6 40 हो गया। अब बचा कितना रुपीस, 200 - 140 कितना हो, अब ये 60 रुपीस गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं से बोरो करेगी, जैसे ये टोटल रिसिप्ट को 200 दिखा सके। ये समझ में आया। देखिए मे भी जरूरी नहीं है कि हम लोग जब डेफिसिट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमेशा यही होगा कि एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा हो जा रहा है रिसिप्ट के। मे भी हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट 80 हुआ, कैपिटल रिसिप्ट 60 हुआ, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें 80 + 60 कितना हुआ, 140 हुआ। स्टिल हमारा 200 एक्सपेंडिचर है और 140 हमारा रिसिप्ट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल रिसिप्ट को इक्वल दिखाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं से बोरो करेगी। अब ये 60 रुपीज गवर्नमेंट का क्या हो गया, बोरोइंग हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, यहाँ पे 100 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 80, कितना हो गया 20। अब ये 20 गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग करेगी, क्योंकि जब भी ये इसका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर अब बनेगा तो उसको यहाँ पे 100 = 100 दिखाना है, ठीक है। भले वो यहाँ पे लोन दिखाए ₹20,
और यहाँ पे इसका टोटल आए रेवेन्यू, टोटल रिसिट इसका 80 आए, बट लोन उसको 20 यहाँ पे दिखाना है कि इसी 20 की वजह से उसका जो बजट है वो इक्वल हुआ। तो पहला इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस है। अब आई थिंक क्वेश्चन भी इसमें समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। सिंपल सा यही कह रहा है कि जो रेवेन्यू रिसिट होता है वो क्या हो रहा है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। अगर हम अजम्पशन कर ले रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं कि 200 ही क्या है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, तो 100 हमने मान लिया कि 100 आपका रेवेन्यू है, 100 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इधर हमने अज्यूम कर लिया 80 रेवेन्यू रिसिट है और 60 आपका क्या है, कैपिटल रिसिट है। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, इसको इक्वल दिखाना है। तो अब ये क्या करेगी, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली कि ये जो हम करेंगे कि अब कैपिटल रिसिप्ट ले लिया 60, अब यहाँ पे हमको इक्वल शो करना है। अब इक्वल शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कैपिटल रिसिट, हमने कुछ अभी कैपिटल रिसिट का कोई मतलब नहीं है तो उसको बिना लिए भी कर सकते हैं। तो 100 माइनस 80, अब ये जो 20 रुपीज का ये रेवेन्यू की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल अभी मत ले आएगा, वो दूसरे में बताएंगे। ये जो रेवेन्यू है और ये जो रेवेन्यू है, 100 था 80, मतलब 20 रुपीज को गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट को उसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस रेवेन्यू को करने के लिए उसको ये 20 रुपीज क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे, इम्प्लीकेशंस यही है कि रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट क्या है, इनेबल है कि अपने एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रही है। इट इम्प्लाइज द डिस सेविंग ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ऑलरेडी सेविंग की हुई थी उसको वहां से वो विथड्रॉ करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑफ द सेविंग्स ऑफ द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी अदर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में उसकी सेविंग को वो यूज करिए कि जैसे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट में जो डिफरेंस आ गया वो उसको कवर कर सके। So it implies that government has to make up this deficit by disturbing its capital budget. अब गवर्नमेंट को अगर इसको इक्वल करना है तो उसको अपने कैपिटल बजट को क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इधर थ्रू बोरोइंग और द सेल ऑफ इट असेट। या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 20 रुपीज कहीं से बोरो करेगी, या तो वो क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उस अपने शेयर्स कैपिटल है वो उसको सोल्ड आउट कर देगी। सो यूज ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट may lead to an inflationary situation। अब कैपिटल रिसिट को अगर वो यूज करेगी तो ये सिचुएशन क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशनरी की आ जाएगी। इफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज नॉट कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट क्या है वेस्टफुल जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसको नहीं रोकेगी तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। हायर बोरोइंग वुड इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन टू रिपे द लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब अगर ज्यादा बोरोइंग करेगी, अब अगर यही डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को इसको इक्वल शो करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट को हटाने के लिए ज्यादा बोरोइंग करना पड़ेगा। अब ज्यादा बोरोइंग करने का मतलब है कि गवर्नमेंट को ज्यादा पे भी करना पड़ेगा और उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा वो भी ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसके मेजर्स कह रहा है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है कि जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट उसको कम करे, जो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है जो प्लान नहीं हुआ है उसको भी कम कर दे। और रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट, पहले तो उसको एक्सपेंडिचर, ये वाला एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा और रेवेन्यू रिसिप्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नए टैक्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है उसमें इंक्रीज कर सकती है। टैक्स इवेजन को भी कंट्रोल कर सकती है, जो बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ये सब उसको कंट्रोल कर सकती है। और इंक्रीज क्या कर सकती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे फाइन्स पेनाल्टीज ये सब है उसको इंक्रीज कर सकती है। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वैसे भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो भी रेवेन्यू है वो उसको इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है आपका फिस्कल डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट है आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट समझ लिए। रेवेन्यू डेफिसिट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट।
अब जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 100, रेवेन्यू रिसिप्ट था हमने अज्यूम कर लिया 80, तो 100 माइनस 80 कितना आया 20, 20 का क्या हो रहा था डेफिसिट हो रहा था। हमें क्या करना पड़ता है अपने बजट में इक्वल दिखाना पड़ता है, इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल है। इन दैट केस वो जो 20 रुपीज होगा वो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का आपको फॉर्मूला पता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एंड here the term is given that the excluding borrowing। अब पहले देखिए टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा। आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, RE प्लस CE माइनस टोटल रिसिप्ट में क्या आएगा, रेवेन्यू रिसिट प्लस कैपिटल रिसिट। अब इसमें कह रहा है कि हमें इसमें से बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देना है, बोरोइंग्स को हमको इसमें से एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड बोरोइंग्स को यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर इस डेफिसिट में अगर सिंपल सा मतलब हो गया कि डेफिसिट है तो मतलब ये इक्वल नहीं होगा। हमको कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, अपने बजट को इक्वल करने के लिए हमें बोरोइंग लेना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो किसके इक्वल है, बोरोइंग के। अभी कैसे होगा अभी बताया जाता है कि अगर अब क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपके दिया है, डायरेक्टली दिया है, फिस्कल डेफिसिट ना देके सारी वैल्यूज दी है, बोरोइंग्स दिया है, तो सीधे आपको क्या है बोरोइंग को ही फिस्कल डेफिसिट समझ लेना है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास कितना दिया हुआ है, 200 दिया है, प्लस यहाँ पे टोटल रेवेन्यू रिसिट कितना दिया है, 80 दिया है, और हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिसिट को अज्यूम कर लेते हैं 40, ठीक है। तो ये कितना हुआ, सॉरी माइनस 40, 200 माइनस 120 कितना हुआ 80 रुपीज आपका क्या हो गया फिस्कल डेफिसिट। अब आपको पता है हमें बजट में क्या शो करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर रिसिट के इक्वल शो करना पड़ता है, विच मीन्स ये जो 80 रुपीज है वो हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमको ये पैसा लाना पड़ेगा। अब ये हम पैसा कहां से ला सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे, ठीक है। हम इसको बोरोइंग करेंगे, ये हम बोरोइंग करेंगे 80 रुपीज, तब ये 80 प्लस 40 कितना हुआ 120, और ये 80 हमारा इधर से क्या हुआ बोरोइंग हुआ, तब जाके ये 200 इक्वल होगा। समझ आया इतना, देखिए फिर से समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट कह रहा है आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। अब आप लोग ये मत दिमाग लगाइएगा कि रेवेन्यू में भी तो बोरोइंग्स था, बट हम वहां पे टोटल की बात नहीं कर रहे थे, हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर की बात यहां कर रहे हैं, वहां पे बस रेवेन्यू ही था, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट, हमने अज्यूम कर लिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 है, और टोटल एक्सपेंडिचर आपका 200 है, ठीक है। और टोटल माइनस टोटल रिसिट हमने अज्यूम कर लिया, एग्जांपल ले लिया, रेवेन्यू रिसिट आपका 80 है, कैपिटल रिसिट हमने 40 मान लिया, 80 प्लस 40 कितना हो गया 120। अब 200 माइनस 120, 80 जो आया ये आपका क्या है, यही डेफिसिट शो कर रहा है कि जहां पे आपका एक्सपेंडिचर 200 है, 200 इज मोर देन दी टोटल रिसिट दैट इज 120। अब हमें क्या करना है, 200 इक्वल टू 200 करना है, रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रिसिट के इक्वल करना है। तो ये जो 80 रुपीज हुआ वो 80 रुपीज हम कहां से लाएंगे, बोरोइंग से लाएंगे, इसीलिए यहाँ पे बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दे रहा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल हो गया, बोरोइंग के इक्वल हो गया। अब समझ में आया ना क्यों हो गया फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि अगर ये डेफिसिट हो रहा है तो वो किसकी वजह से ही हो रहा है, और ये कैसे कॉम्पनसेट होगा, ड्यू टू बोरोइंग्स। बोरोइंग से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। अब गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन आता है कि वो ये बोरोइंग को कहां से लाएगी, वही चीज है, दो सोर्सेज है उसके पास, इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज में गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकती है या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, जो भी उसके अपने शेयर्स हैं
असेट हैं उसको क्या कर सकती है, वो सोल्ड आउट कर सकती है, या तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज से कर सकती है, मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो मनी को बोरो कर सकती है। तो दो ऑप्शन हो गया इसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, अगर क्वेश्चन में आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन होगा तो आपका जहां पे बोरोइंग दिया होगा विच मीन्स फिस्कल डेफिसिट, वही आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है, अब एक ये हो गया आपका बोरोइंग। अब ये सोचिए, आप लोग को एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, एक और था प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या था कि फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब वो इंटरेस्ट पेमेंट जो प्रीवियस ईयर का हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, जो ये बोरोइंग लिया गया था। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट का कोई प्राइमरी डेफिसिट नहीं होता है तो भी गवर्नमेंट का आज ये बोरोइंग लेने की वजह से ये इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। आज की डेट में वो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतना 80 रुपीज, यहाँ पे 80 रुपीज है, 80 रुपीज वो लोन ले रही है, बोरो कर रही है। अब इसको ये जब ये बोरो करी है इसको पेमेंट करना ही करना है। अब इस पे क्या है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। इसीलिए हम लोग प्राइमरी डेफिसिट में क्या कर रहे थे, फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो भी गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर में क्या लिया है, कुछ भी लोन लिया है, उसको तो क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट का कुछ प्राइमरी डेफिसिट नहीं भी हो रहा है तो भी गवर्नमेंट के लिए तैयार है बोरोइंग का इंटरेस्ट, अब गवर्नमेंट को उसको पेमेंट करना ही करना है। तो ये सिचुएशन हो जाती है फिस्कल डेफिसिट की। आई थिंक सो अब जाके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन हो रही है। अब यही जो 80 रुपीज है वही गवर्नमेंट का क्या हो जाता है, बोरोइंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, अब इतने में तो आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा क्या कहता है कि प्राइमरी डेफिसिट बोलता है कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, जो करंट ईयर में फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो वो पहले लोन लिया था, जो ये बोरोइंग किया था, उस पे जो इंटरेस्ट उसका बढ़ता जा रहा है, उसको माइनस करने के बाद जो आता है वही प्राइमरी डेफिसिट होता है। इसमें क्या कह रहा था, देखिए एक लाइन कह रहा था ना कि प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। जो भी प्रीवियस में बोरोइंग लिया था उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, therefore it indicates the amount of borrowing required। इसका मतलब क्या है कि कितना अमाउंट बोरोइंग रिक्वायर्ड है टू मीट द एक्सपेंडिचर अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब कितना उसको मनी की जरूरत है कि इंटरेस्ट पेमेंट को तो अभी छोड़ ही दो, इंटरेस्ट पेमेंट तो हो ही रहा है, उसके अलावा उसके अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कितना मनी की जरूरत है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर ये देखिए, अगर गवर्नमेंट क्या करे, लास्ट ईयर गवर्नमेंट का कुछ फिस्कल डेफिसिट हुआ ही नहीं, जब गवर्नमेंट का कोई फिस्कल डेफिसिट हुआ ही नहीं तो गवर्नमेंट कुछ बोरोइंग भी नहीं करेगी, बोरोइंग भी, इसका फिस्कल डेफिसिट भी क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा ना। जब कुछ पहले का वो इंटरेस्ट, कुछ बोरोइंग ही नहीं की, सब कुछ उसका इक्वल हो गया। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोइंग्स इंक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में देखिए ऑलरेडी जो बोरोइंग ली है गवर्नमेंट, जो बोरोइंग ली है, ये जो फिस्कल डेफिसिट है वही ना बोरोइंग है, उसमें ये सारा इंटरेस्ट पेमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वेयर एज प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोइंग रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट में क्या है, इंक्लूड है। जो हम प्राइमरी डेफिसिट निकाल रहे हैं ना, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो इसका इंटरेस्ट पे करना है। तो इट इम्प्लाइज दैट इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, अगर ये सारा गवर्नमेंट ने कुछ पहले लिया ही नहीं है, तो अगर प्राइमरी डेफिसिट उसका जीरो हो जाता है, मींस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है वही तो उसकी बोरोइंग है, वही तो उसकी बोरोइंग है। अगर प्राइमरी डेफिसिट उसका जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब है कि जो भी फिस्कल डेफिसिट है, जो भी इसकी बोरोइंग्स है, वो उसके इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल हो जा रही है। ठीक है, तो विच इंडिकेट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस लोन हैव लेड टू बोरोइंग। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट उसको पिछली बोरोइंग्स पे करना था वही उसको बस पेमेंट करना है। यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट अब उसकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका गवर्नमेंट बजट। अब इसके क्वेश्चंस करिए, आई थिंक सो अब समझ में आ जाएंगे। जो सिंपल सा फॉर्मूला है
उस पर सारी वैल्यूज पुट करिए। देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम लोग टोटल की बात करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, तो आप सारे एक्सपेंडिचर को सम कर लेंगे। टोटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो रेवेन्यू और कैपिटल को कर लेंगे। पहला आपका रेवेन्यू डेफिसिट पूछेगा तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कर देंगे। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट पूछेगा तो जो भी फिस्कल डेफिसिट है या बोरोइंग्स है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो ये आज आपका इतना था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पढ़ते हैं, और थोड़ा सा आई थिंक सो नेशनल इनकम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।